जी नाज़रीन, आज जो पोएम हम डिस्कस करने लगे हैं उसका उन्वान है इंसिडेंट ऑफ द फ्रेंच कैंप। ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है जो कि लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और इस पोएम के अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पेट्रोटिज़म के बारे में लिखा है, ड्यूटी के बारे में लिखा है, डिसिप्लिन के बारे में लिखा है, सेक्रीफाइस के बारे में लिखा है, विक्ट्री के बारे में लिखा है। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के इस पोएम में, आज के इस लेक्चर में इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, समराइज़ करेंगे और इन दी एंड में थीम्स डिस्कस करेंगे कि इसकी पॉसिबल थीम्स क्या हो सकती हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि ये पोएम एक पेट्रोटिज़म के बारे में, एक सोल्जर के बारे में है। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो थीम्स है आपको शेवलरी मिलेगी, मीन्स ये जो आप आर्मी के अंदर करते हैं, आर्मी के अंदर ये जो आप घोड़े सवारी वगैरह करते हैं, ये उसके ऊपर गैलेंट्री मीन्स बहादुरी के ऊपर ये पोएम जो है इसके अंदर आपको बहादुरी का पता चलेगा कि बहादुरी कैसे होती है। इस पोएम के अंदर आपको पेट्रोटिज़म के बारे में पता चलेगा कि एक मुल्क के साथ आपकी जो मोहब्बत होती है वो कैसे होती है। इस पोएम के अंदर आप सेक्रीफाइस के बारे में जानेंगे और इस पोएम के अंदर अनदर जो थीम है वो है ड्यूटी, कि आप अपनी ड्यूटी करते हुए आप अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। तो ये सारी थीम्स होंगी जिसके इर्द गिर्द हमारा पोएम रिवॉल्व करेगा। शेवलरी, ये जो घोड़े सवारी वगैरह होती है, बहादुरी होती है, गैलेंट्री, पैट्रियटिज्म, सेक्रीफाइस, ड्यूटी, इन पोएम्स के इर्द गिर्द आज का ये जो पोएम होगा वो रिवॉल्व करेगा। और इस पोएम के अंदर एक कहानी है यंग सोल्जर की जो अपनी जान की परवाह नहीं करता अपने मुल्क के लिए, अपने कमांडर के लिए विक्ट्री लाने के लिए। तो उसके इस पोएम के अंदर एक यंग फ्रेंच सोल्जर है, तो उसकी आपको एक कहानी आपको दिखेगी, उसका एक आपको एक्ट दिखेगा, उसकी एक सेक्रीफाइस आप देखेंगे, उसकी एक डिवोशन आप देखेंगे। और ये आपको पता होना चाहिए ये फ्रेंच आर्मी के है। इसके अंदर ये जो सोल्जर का फ्रेंच वाला होगा, इसके अंदर जो कमांडर है वो फ्रेंच से है। और ये जो कैंप है, इंसिडेंट ऑन द फ्रेंच कैंप, ये अब आप टाइटल देख सकते हैं कि एक इंसिडेंट हुआ था एक कैंप जैसे हम खेमा वगैरह कहते हैं। तो उसका कमांडर एक खेमे पे खड़ा होता है, वहाँ पे उसके और सोल्जर के बीच में एक सीन क्रिएट होता है, एक इंसिडेंट होता है। तो वो पोइट ने अपने पोइट्री के फॉर्म में कवर किया है। और ये फ्रेंच आर्मी अटैक करती है जर्मन सिटी जिसका नाम है रेट्सबन। तो वहाँ पे ये जर्मन आर्मी अटैक करती है। और इसके अंदर मशहूर स्टोरी, एक तरह से हिस्ट्री के अंदर मशहूर एम्परर बादशाह जो है, जो कि फ्रेंच का बादशाह रखा नेपोलियन बोनापार्ट है, तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो जो कमांडर होता है वो नेपोलियन बोनापार्ट होता है, पूरी आर्मी का वो कैंप पे खड़ा रहता है और उसका एक सोल्जर आता है उसे मैसेज देने के लिए। तो वो जो मैसेज लाता है अपने एम्परर के पास, नेपोलियन बोनापार्ट के पास, वो चीज़ जो है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने इस पोएम में एक तरह से कैप्चर कर लिया। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और पोएम को डिस्कस करते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये पोएम की पहली स्टेंजा हो गई, यू नो वी फ्रेंच स्टॉर्म्ड रेट्सबर्न। ये अब वो पोइट कह रहे हैं, हालांकि पोइट मेरे ख्याल से इंग्लैंड के हैं, लेकिन वो हमें ये कह रहे हैं। लेकिन यू नो आपको पता है, वी फ्रेंच वालों के लिए कह रहा है, स्टॉर्म्ड रेट्सबर्न। स्टॉर्म मीन्स अटैक करना, जैसे ये आर्मी का एक समय है, उन्होंने अटैक कर दिया है। तो वो कह रहा है कि आपको पता है कि हम फ्रेंच लोगों ने रेट्सबर्न जो कि जर्मन सिटी है उस पर हमने अटैक किया था। तो अब इसमें आर्मी का एक जिक्र आ गया, यू नो वी फ्रेंच स्टॉर्म मीन्स अटैक करना। रेट्सबर्न वो जर्मन सिटी का नाम था, जैसे कराची, लाहौर पाकिस्तान के शहरों के नाम है। A mile or so away, माइल एक किलोमीटर कुछ 1 किलोमीटर से ज़्यादा, 2 किलोमीटर से कम एक मुफासला होता है, डिस्टेंस है। अ माइल और सो अवे, तो यहाँ पे अगर रेट्स बने तो यहाँ करीब आप 1-2 माइल यहाँ पे एक तरफ से ये कैंप है। तो ये जो कैंप है यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट खड़ा था, यहाँ पे जंग रेट्सबर्न आप देख लें।
अगर ये आपका रेड्सबर्न है, यहाँ पे जंग जा रही है, तो वो कह रहे हैं अ माइल और सो अवे, 1 माइल और उससे ज़्यादा दूर, ऑन अ लिटिल माउंड, एक मिट्टी के दड़े पे, ऑन अ लिटिल माउंड, माउंड का जो है मिट्टी का दड़ा, तो यहाँ पे आप ये मिट्टी का दड़ा देख सकते, चलो हम बना लेते हैं, ये एक मिट्टी के दड़े के ऊपर, क्योंकि अगर आप माउंट पे खड़े हो तो आप दूर से दूर वाली चीज़ें देख सकते हैं, इसलिए जब आपको चीज़ें दूर तक देखनी होती है तो आप ऊंचाई वाली चीज़ पे चल जाए। अगर ये रास्ता है, अगर आपको यहाँ से देखना होता है तो आप यहाँ पे चढ़ के देखेंगे तो दूर से चीज़ें देखेंगी। ऑन अ लिटिल माउंट, दूर से ही एक मिट्टी के छोटे पहाड़ पे नेपोलियन, जो नेपोलियन उनका एम्परर था वो खड़ा था, स्टूड ऑन आवर स्टॉर्मिंग डे, तो जब उन्होंने अटैक किया था, स्टॉर्मिंग डे मीन्स अटैक वाले दिन, मैं अगेन ये लाइन्स रिपीट करता हूँ, यू नो, आपको पता है, वी फ्रेंच स्टॉर्म रेड्सबर्न, हमने अटैक किया था रेड्सबर्न को, अ माइल और सो अवे, और तकरीबन माइल और उससे ज़्यादा, ऑन अ लिटिल माउंट, मिट्टी के टुकड़े पे, मिट्टी के दड़े पे, नेपोलियन स्टूड, नेपोलियन खड़ा था, ऑन आवर स्टॉर्मिंग डे, हमारे अटैक वाले दिन, विद नेक आउट थर्स्ट, और एक तरह से उसने उसका जो गला था वो बाहर था, विद नेक आउट थर्स्ट, उसका जो गला था वो बाहर था, यू फैंसी हाउ, वो कहता है यू फैंसी हाउ, फैंसी मीन्स इमेजिन करना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो मिट्टी के दड़े पे खड़ा था, मिट्टी के टकरी पे खड़ा था, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसे खड़ा होगा। लेग्स वाइड, उसकी जो लेग्स थी वो खुली हुई थी, एक तरह से जैसे बड़े लोग बाज़गात होते हैं, तो उनकी जो लेग्स थी वो वाइड ओपन थी, आर्म्स लॉक्ड बिहाइंड, और उसकी जो हाथ थे उसने पीछे से बैग से बांध, हाथ में हाथ करके रख दिए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर एक बंदा खड़ा होता है और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह खड़ा होगा। अगेन कह रहा हूँ, विद नेक आउट थर्स्ट, उसका गला बाहर था, यू फैंसी हाउ, आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे, लेग्स वाइड, उसकी टांगें ओपन थी, आर्म्स लॉक्ड बिहाइंड, और हाथ पीछे थे, एज इफ टू बैलेंस द प्रोन ब्रो, और वो कोशिश कर रहे थे उसके एज इफ टू बैलेंस द प्रोन ब्रो, ब्रो का जो था फोरहेड, तो वो कह रहे हैं कि शायद वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे जो परेशानी उसके माथे पे थी, उनकी परेशानी जैसे फेस पे थी, क्योंकि जंग का समा है, उनका जो एम्परर है, उनका बच्चा नेपोलियन बोनापार्ट है, वो दूर से खड़ा है, और वो फ्रेंच का एक एम्परर है, फ्रेंच आर्मी का लीडर है, तो देख रहा है कि उनकी आर्मी ने अटैक कर लिया, तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके जो रिज़ल्ट होंगे, अगर वो कामयाब होते हैं तो आगे जाएंगे, नाकाम होंगे तो पीछे आएंगे, तो जंग जा रही है तो उसमें तो उनके माथे पे परेशानी होना ये जाहिर सी बात है। ऑपरेसिव विथ इट्स माइंड, ऑपरेसिव वैसे कहा जाता है कि किसी को दबाना, लेकिन यहाँ होगा कि वो अपने माइंड में ही गुम थे, वो ज़्यादातर अपने माइंड में सोच रहे थे। ऑपरेसिव विद इट्स माइंड मीन्स अपने दिमाग में सोच रहे थे कि अब आने वाले टाइम में क्या होगा, मुझे क्या करना होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो वो कह रहे हैं ऑपरेसिव विद इट्स माइंड, तो अपने वो दिमाग में सोच रहे थे कि क्या होगा, कौन जीतेगा, क्या होगा। तो पहले इस स्टंजा के अंदर हमें पता चला कि फ्रेंच ने जर्मन सिटी रेड्सबर्न को अटैक किया है, उनके जो लीडर है नेपोलियन बोनापार्ट हैं, वो किस तरह खड़े रहे हैं, एक तरह से उनकी परेशानी भी है, वो अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं। जस्ट एज ही रीहैप्स, तो जैसे ही उन्होंने अपने आप को इधर उधर किया, जस्ट एज रीहैप्स ही म्यूज्ड माई प्लान्स, म्यूज मीन्स सोचना, ये जो वर्ड म्यूज़ है इसका मीन सोचना, तो वो सोच रहा होगा कि मेरे मंसूबों का क्या होगा, क्योंकि उनकी आर्मी ने तो अटैक किया है, तो अटैक के रिजल्ट अगर उनके हक में आ गई तो वो आगे अपने मंसूबों के साथ जाएंगे, अगर नेगेटिव में जाती है तो उनके लिए और मसला जा। दैट्स सोर, तो जैसे ही वो चीज़ें ऊपर जा रही थी टू अर्थ, क्या वो कामयाब हो भी, दैट सोर मीन्स ऊपर जाना, सोर ऊपर जाना वैसे भी हम कहते हैं कि अगर कोई ऊपर जाता है उससे कामयाबी की अलामत समझते हो, तो वो कह रहे हैं कि जो मेरे प्लान्स हैं डेट सोर, क्या वो कामयाब होंगे, क्या वो आगे जाएंगे, क्या वो ऊपर जाएंगे, टू अर्थ में फेल, या वो ज़मीन बोस हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे, ये वो सोच रहे थे इस टाइम। अब हमें
नेपोलियन बोनापार्टे की जो थिंकिंग है उस टाइम, उसके ऊपर हम सोच रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जो प्लान्स हैं क्या वो ऊपर जाएंगे, कामयाब होंगे या फेल हो जाएंगे। लेट वंस माई आर्मी लीडर लैंड्स। अब आपको ये पॉइंट में आ सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है कि उस टाइम जब नेपोलियन बोनापार्टे ने अटैक किया था जर्मनी को, तो उस टाइम जो नेपोलियन के कमांडर थे वो कौन थे? वो थे लेंस। तो नेपोलियन की जो आर्मी थी उसके जो कमांडर थे लेंस थे। तो वो सोच रहे थे कि क्या मेरे प्लान्स कामयाब होंगे, नाकाम होंगे। तो अब कह रहे हैं लेट वंस माई आर्मी लीडर लेंस वेवर एट यंडरवाल। वेवर मीन्स हवा में फड़काना। तो वो कह रहे हैं कि इसका तो जवाब तब भी आएगा जब मुझे लेनिन्स, जो कि एक तरह से जर्मनी के अंदर है, आर्मी को लीड करे, उसकी तरफ से कोई इशारा आता है। और इशारा कैसे होगा कि वहाँ पे फ्रेंच आर्मी का, फ्रेंच वालों का झंडा लहराएगा। पास्ट में जैसे भी कोई जंगें होती थी तो उसके अंदर ये झंडा ही होता था जो आप अगले की ज़मीन पे जाके लहराते थे। तो वो कह रहे वेवर एट यंडर वॉल। इसका तो मुझे पता तभी चलेगा कि मेरे जो प्लान्स होंगे वो कामयाब होंगे, नाकाम होंगे, जब मुझे मेरा लीडर लेनिन्स जब वो झंडा हमारा वहाँ पे लहराएगा उनकी दीवार पे। आउट ट्विस्ट द बैटरी स्मोक दे फ्लू। अब एक ट्विस्ट आ गया है। अब क्या ये सब सोच रहा था जब नेपोलियन बटा आउट ट्विस्ट द बैटरी स्मोक, उस दौरान उस धुएं में, क्योंकि वहाँ पे जंग जारी तो एक तरह से धुआं भी था। तो आउट ट्विस्ट द बैटरी स्मोक, धुएं से देर फ्लू, वहाँ से एक चीज़ आई राइडर कहा जाता है घोड़े सवार को। तो उस धुएं से, उस स्मोक से जो आर्मी की फायरिंग वगैरह की वजह से था, तो वहाँ से एक सोल्जर आया बाउंड एंड बाउंड। वो लगातार स्पीड से आ रहा था। बाउंड एंड बाउंड मीन्स अपनी वो स्पीड से आ रहा था। फुल गैलोपिंग जब घोड़े की टपक होती है तो उसे कहा जाता है गैलोपिंग। तो एक तरह से जब ये टपक की आवाज़ है तो मीन्स घोड़ा अपनी स्पीड से जा रहा था। फुल गैलोपिंग तो मीन्स फुल स्पीड से उसका घोड़ा था। नॉर ब्रिडल ड्रू, ब्रिडल कहते थे लोग घोड़े के लगाम को। तो वो घोड़े के लगाम को खींच ही नहीं रहा था। अगर वो खींचता तो घोड़ा रुक जाता। तो हमें पता चला कि घोड़ा बहुत स्पीड से आ रहा है और एक तरह से उसके जो लगाम है उसको भी वो उसका राइडर नहीं खींच रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ शुरू से ही ये राइडर जो है वो कितना पेट्रोटिक के, कितना अपनी ड्यूटी को लेके अपना सच्चा है और किसी तरह से भी वो जाके अपने कमांडर को मैसेज देना चाहता है। अंटिल ही रीच द माउंट, और तब जाके उसने घोड़े की लगाम छीकी जब आके वो नेपोलियन बोनापार्टे के करीब आके पहुंचा, उसके करीब पे पहुंचा तो उसने तब जाके वो उसकी खींची। ये हमारी थर्ड होगी। देन ऑफ देयर फ्लंग इन स्माइलिंग जॉय। देन ऑफ मीन्स नीचे ना, देयर फ्लंग मीन्स फेंकना। तो वो जब वो घोड़े पे बैठा हुआ था तो उसने घोड़े से वहाँ से छलांग लगाई इन अ स्माइलिंग जॉय, और खुशी से। अब स्माइलिंग जॉय, खुश भी था, उसे मज़ा भी आ रहा था, उससे ये ज़ाहिर हो रहा था उनको कामयाबी मिल गई है। एंड ही हेल्ड हिमसेल्फ इरेक्ट, और उसने अपने आप को सीधा खड़ा किया क्योंकि वो जंग की हालत में था, ज़ख्मी भी था। तो वो अपने कमांडर जब नेपोलियन बोनापार्टे के सामने आया तो उसने अपने आप को अच्छे से खड़ा किया। इरेक्ट मीन्स खड़ा करना। बाय जस्ट इज हॉर्स मैन अ बॉय, ये घोड़े की मेन होती है। तो यहाँ पर ये उसका ये सोल्जर खड़ा हुआ था। मेन ये इसके जो हेयर होते हैं उससे कहा जाता। अ बॉय यू हार्डली, अब यहाँ पे ये देखें, यू हार्डली कुड सस्पेक्ट, आप मुश्किल से ही कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोल्जर किस तकलीफ़ से गुजर रहा है, सोल्जर को कितनी तकलीफ़ है। सो टाइट ही केप्ट हिज लिप्स कंप्रेस, उसने अपने जो लिप्स से ज़बरदस्ती बंद किए थे, उनको ज़ोरी से बंद किया था ताकि कोई ब्लड मेरे माउथ से ना आ जाए। स्केर्स एनी ब्लड केम थ्रू, और बड़ी ही मुश्किल से उसके मुंह से ब्लड मींस आने के कम ही खर्चात थे, क्योंकि एक तरह से वो जंग से आ रहा था तो ज़ख्मी भी होगा। लेकिन आप अपनी उसकी ड्यूटी को देखें, आप उसके डिसिप्लिन को देखें, आप उसकी सेक्रीफाइस को देखें, वो किस तरह से वहाँ खड़ा है। यू लुक्ड ट्वाइस एयर यू सा इट्स ब्रीस्ट, और उसकी छाती, ब्रीस्ट मीन्स छाती, ये उसकी चेस्ट है। आपको 2 दफ़ा देखना पड़ेगा कि उसकी चेस्ट में क्या ज़ख्म है।
यू लुक ट्वाइस ईयर यू सा हिज ब्रीस्ट, तो आपको उसकी चेस्ट देखने के लिए 2 बार देखना पड़ेगा। वाज ऑल बट शूट इन अ 2, तो क्या था उसकी छाती के अंदर 2 बुलेट्स हैं। वाज ऑल बट शॉट इन अ 2, तो उसके चेस्ट के अंदर 2 बुलेट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना काम था, वो इतना कैलकुलेट था, वो इतना कंपोज था। अब वो कह रहे हैं एम्परर को, वो खुशखबरी दे रहे हैं जो देने वो आया था। वेल क्राइड ही एम्परर बाय गॉड्स ग्रेस, उसने कहा वेल अच्छा, क्राइड ही उसने कहा एम्परर बाय गॉड्स ग्रेस, खुदा के करम से वे गॉट यू रेड्सबर्न, हमने रेड्सबर्न फतह कर लिया। वे गॉट यू रेड्सबर्न का मतलब हमने आपको रेड्सबर्न दिला दिया, तो हमारी वहाँ पे फतह हो गई है। द मार्शल्स इन द मार्केट प्लेस, मार्शल उनके जो आर्मी वाले थे उन्होंने कहा इन द मार्केट प्लेस, जब आप मार्केट प्लेस में पहुँचा तो मीन्स आप मेन एरिया के अंदर आ गए, तो आपने एक तरह से उनको शिकस्त दे दी। वैसे एक कंट्री अपने बॉर्डर सिक्योर करती है, तो अगर आप उनके बॉर्डर तोड़ के उनके अंदर चले जाओ इट मीन्स वो शहर आपके कब्जे में आ जाता है। तो वो कह रहे हैं मार्शल्स इन द मार्केट प्लेस, मार्शल जो है वो मार्केट तक पहुँचे हैं। एंड यू विल बी देयर एनोन, एनोन मीन्स वेरी सुन, और जल्दी ही आपको वहाँ लिया जाएगा, आपको वहाँ पहुँचाया जाएगा। टू सी योर फ्लैग बर्ड फ्लिप हिज वेंस, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि उनका जो फ्लैग था फ्रेंच वालों का, उसके ऊपर एक बर्ड का निशान था। तो वो कह रहे हैं टू सी योर फ्लैग बर्ड, जो आपका फ्लैग है जिसके ऊपर बर्ड का निशान है, फ्लिप हिज वेंस, वो ऐसे फड़केगा। आपको पता है कि जो परिंदे होते हैं वो अपने पर फड़फड़ाते हैं, तो ये उस चीज़ को कंपेयर कर रहा है फ्लैग के फड़फड़ा से, कि आप जाओगे आप देखोगे कि आपका जो फ्लैग होगा वहाँ पे फड़फड़ाएगा। वेयर आए टू हर्ट्स डिज़ायर, जहाँ पे ये आपकी ये मेरी एक दिल की ख्वाहिश है। पर्ज्ड हिम, उसको उसने एक हाथ वगैरह लगा। चीफ्स आई फ्लैश्ड, तो एक तरह से उसकी जो आँखें थी वो चमकने लगी नेपोलियन की। बाज़ का जब आप खुश होते हो, कामयाबी आपको मिलती है, तो आपकी आंखों में एक चमक आ जाती है, तो एक तरह से उसकी आंखों में चमक आ गई। हिज प्लान सोर अप अगेन लाइक फायर, तो उसके जो प्लान से अब वो आगे वो आगे जाएंगे और सिटीज़ फतह करेंगे, तो उसके जो प्लान थे वो आगे जा रहे थे। अब हमारे ये लास्ट सन है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो चलिए लास्ट में कहते हैं द चीफ्स आई फ्लैश्ड बट प्रेजेंटली, तो उसकी जो आईज थी वो चमक रही थी, लेकिन वो अब ये तशवीश भी उसमें आ गई। सॉफ्टेंड इट सेल्फ एज ही शीथिस, तो उसने जैसे ही उसको उसकी नरम आँखें होंगी जब उसने ये देखा फ्लेम द मदर ईगल्स आए। अब एक तरह से आपको पता है कि मदर ईगल आए का मतलब ये कि नेपोलियन बोनापार्टे भी एक तरह से मदर ईगल की तरह थे, उसको अपने सोल्जर्स उसकी जान वगैरह प्यारी थी। तो जिस तरह से मदर ईगल का कोई बच्चा वगैरह गिर जाता है, जख्मी हो जाता है, तो वो परेशान और एंग्री गुस्से में हो जाती है, इसी तरह से ही नेपोलियन बोनापार्टे अब उनकी आंखों में ये दुख आ गया। व्हेन ही ब्रश्ड ईगलेट ब्रीथेस, व्हेन हर ब्रश्ड ईगलेट ब्रीथेस, तब अब जब मदर ईगल होती है तो वो कह रहा है कि जब वो अपने बच्चे को देखे, ब्रूस मीन्स जख्मी हालत में, ईगलेट मीन्स बच्चा, ब्रीथेस, तो तब जब मदर ईगलेट अपने ज़ख्मी बच्चे को देखती है तो उसकी आंखों में दुख आ जाता है, उसकी आंखों में गम आ जाता है, उसकी आंखों में एक तरह से रोना आ जाता है। यू आर वाउंडेड, तो अब जाके नेपोलियन बोनापार्टे ने उससे पूछा क्या तुम ज़ख्मी हो? नहीं, उसने कहा नहीं। सोल्जर्स प्राइड, उसने फ़ख्र है, नहीं मैं ज़ख्मी नहीं हूँ। टच टू द क्विक, उसने जल्दी उसको छुआ। ही सेड, उसने फिर कहा आई एम किल्ड सर, सायर तो मीन सर, तो उसने जब उसे छुआ तो उसने कहा कि आई एम किल्ड सर, मैं मर चुका हूँ। एंड हिज चीफ बिसाइड, वो गिर गया अपने चीफ के बिसाइड में। स्माइलिंग बॉय फेल डेड, वो अपने बादशाह के करीब, नेपोलियन बोनापार्टे के करीब गिर गया। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको पसंद आएगा। मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया था और आपको समझ में आ गया कि ये फ्रेंच आर्मी थी जिसके लिए जो एम्परर थे वो नेपोलियन बोनापार्टे थे, वो उसने फ्रेंच जर्मनी का एक रेड्सबर्न था उसको अटैक करा, वहाँ पे विक्ट्री पाई। लेकिन ओवरऑल जो पोएम है वो सोल्जर की गैलेंट्री, सोल्जर की सेक्रीफाइस, सोल्जर की ड्यूटी पे था, जो आपने देखा कि किस तरह से उसने अपनी ड्यूटी निभाई इन फ्रंट ऑफ जंग के दौरान भी और अपने नेपोलियन बोनापार्टे के सामने भी। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ये एक तरह से मेरी सैलरी होगी जो आप मुझे पे करेंगे, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ बताएं। और आप
आपका तारीख में फेवरेट लीडर कौन है वो आप नीचे कमेंट में बताएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।